हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। यह टॉपिक बहुत अहम है, ख़ास तौर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें इससे सवाल भर भर करके पूछे जाते हैं और भी मैक्सिमम कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख जाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले एक शेर, जिससे हमारा मनोबल, हमारा हौसला बढ़े, इसके लिए मैंने एक शेर चुना है, आप लोगों को सुनना चाहिए। स्क्रीन पे लगाते हैं। जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। अगर मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। अगर मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते। जब चोट लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जब चोट लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, संभल जाइए, अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अपने अंदर जितनी खामियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए और ये कमियां देखिए कि क्या कमी रह गई, जिसकी वजह से इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका, और दुरुस्त करने का ये एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चंपारण सत्याग्रह का नतीजा क्या निकला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कठिया प्रथा समाप्त हो गया। यानी 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पे नील का खेती करना बेहद ज़रूरी था, अहम था, कंपलसरी था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और इसी को 3 कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। जी, किसका स्टेटमेंट है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का। इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को किसने गांधी जी को पत्र लिख करके बताया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसुईया बेन ने। अनसुईया बेन ने लिख करके वहां के हालात से गांधी जी को वाकिफ कराया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अनसुईया बेन कौन थी? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बालाल साराभाई मिल मालिक की बहन थी। कौन थी? अम्बालाल साराभाई मिल मालिक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अनसुईया बेन साबरमती आश्रम बनाने हेतु गांधी जी को किस तरह की सहायता दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता दी थी। कैसी सहायता दी थी? आर्थिक सहायता दी थी वो, आर्थिक सहायता। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग पूरी नहीं होने पर गांधी जी द्वारा कितने दिनों का हड़ताल किया गया था? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 दिनों का हड़ताल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी सर्वप्रथम भारत में भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी की अन्य सहयोगी कौन कौन थे? तो गांधी जी के अन्य सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर और अनसुईया बेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था? जी,
तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, खेड़ा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा सत्याग्रह, ये गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ, जरा इसके बारे में हम लोग बैकग्राउंड जानेंगे। खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्यों था, इसका 2-3 पॉइंट हमने नोट किया है जो बहुत अहम है, इसको देखने की जरूरत है। और चलिए, 3 पॉइंट था ये। अंग्रेजों के अकाल संहिता के अनुसार यदि फसल 1/4 से कम होती है तो लगान माफ होगा। 1/4 से कम होती है तो लगान माफ होगा। दूसरा, 1918 में काल आने पर फसल 1/4 भाग से कम पैदावार हुआ, और कम पैदावार होने के बावजूद भी सरकार लगान वसूल कर रहा था। इसी वजह से खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, खेड़ा सत्याग्रह के लिए किसने गांधी जी को पत्र लिख कर के बुलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल तथा शंकरलाल ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा या असफल? तो इसका सही आंसर होगा सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा जी। खेड़ा सत्याग्रह क्या रहा? सफल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पे, खेड़ा सत्याग्रह करने के बाद क्या फैसला आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसान लगान देने योग्य हैं सिर्फ वही लोग या वही किसान लगान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, रॉलेट एक्ट 1919 को क्या कहा जाता है? जी, रॉलेट एक्ट 1919 को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बोलते हैं द अनार्किकल एंड जो है रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल है, इससे तो हर कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1919 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद क्या प्रावधान आया? तो इसका हम कई पॉइंट हम तैयार किए हैं, रॉलेट एक्ट आने के बाद क्या प्रावधान आया। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, पहला है, राजद्रोह कार्य की शंका होने पर भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्रांतिकारियों को राजद्रोह कार्य की शंका होने पर, शक शुबा होने पर भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और नेक्स्ट अगला जो था वो क्या है, उसमें है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को वकील रखने का अधिकार नहीं होगा जी। और तीसरा क्या था, तीसरा और चौथा आप देखिए, तीसरा चौथा में है कि गुप्त अदालत के जरिए फैसला होगा। दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा होगी। दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा होगी जी। चलिए अब आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट का विरोध पारित हुआ था? किस अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 1918 में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे और कौन कौन? तो उस 1918 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। कौन कौन? एक वार्षिक अधिवेशन और दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1918 में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? वार्षिक अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट का विरोध पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम थे। 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम थे। 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम थे। 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम थे।
के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका भी सही जवाब मिलेगा 1918 में। कब हुआ था? 1918 में जी, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वजह से हुआ था? ये भी तो जानना जरूरी है। तो दूसरा विभाजन जो हुआ था, इसका मूल कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की स्वीकृति या अस्वीकृति को लेकर के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की स्वीकृति या अस्वीकृति को लेकर के जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या आया था? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट और रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या आया था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का यह कानून है, काला कानून है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। कौन बोला था? महात्मा गांधी बोले थे जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध करने को किसने कहा था? देशव्यापी विरोध करने को किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, मोहम्मद अली जिन्ना का रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या स्टेटमेंट आया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को यह संपूर्ण देश में अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये सारे के सारे क्या चल रहे थे? विरोध जताया जा रहा था जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में, क्योंकि अमृतसर में हुआ था और अमृतसर पंजाब में आता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा विरोध यहीं पे हुआ था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि रॉलेट एक्ट विरोध का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गांधी जी को पंजाब में कब प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, साबरमती आश्रम में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, चलिए, सत्याग्रह साप्ताहिक अखबार कब प्रकाशित किया गया था? सत्याग्रह साप्ताहिक अखबार कब प्रकाशित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को कब गिरफ्तार किया गया था? इन दोनों को, क्रांतिकारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में था। यह धर्मशाला कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के कारण लोग उग्र होकर किसके आवास पर गोलीबारी कर दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमिश्नर के आवास पर गोलीबारी कर दी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजों से झड़प होने के क्रम में किस अंग्रेजी महिला को चोट आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस शेरवुड को।
किसको आई थी? मिस शेरवुड को चोट आई थी जी। और इसकी सजा क्या हुई? भारतीयों ने इस मिस शेरवुड को तो मार दिया, चोट पहुंचाया, लेकिन जब इसकी बदला कैसे लिया अंग्रेज? तो जब भी कोई भारतीय उस रास्ते से गुजरता जहां मिस शेरवुड को चोट आई थी, सैल्यूट करके जाना होता था, चाहे वो महिला हो या पुरुष। इस तरह से अंग्रेजों ने इसका इंतकाम लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मिस शेरवुड का बदला भारतीयों से कैसे लिया? तो वही मैंने जो पहले बताया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पंजाब में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 42, किसके द्वारा पंजाब में मार्शल लॉ बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर के द्वारा। माइकल ओ डायर के द्वारा। और इसने ही गोलियां चलवाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे और हजारों लोग जख्मी हुए थे जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। जनरल ओ डायर ने किस चीज पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसभा करने पर। किसने रोक लगाया था? जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हंसराज के नेतृत्व में हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग कब बुलाई गई थी? हंसराज ने एक मीटिंग बुलाई थी जो हिंदू सभा के स्कूल में बुलाई थी 12 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार हुए लोगों को छुड़ाने हेतु जनसभा का आयोजन किस तिथि को किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। यह वही अंग्रेज थे जिन्होंने अमृतसर पे मासूम लोगों पे, निहत्था लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलवाई और हजारों लोगों का जान ले लिया ये अंग्रेज। क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार हुए लोगों जैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ये लोग गिरफ्तार हो गए थे और उन्हीं को छुड़ाने के लिए इन लोगों ने जनसभा का आयोजन किया था। और उसी बीच में 13 अप्रैल 1919 को ये सब क्या करते हैं? गोली चलवाते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 13 अप्रैल 1919 को जिस दिन जनसभा का आयोजन हुआ, कौन सा त्यौहार था? उस दिन कोई त्यौहार भी था, उस त्यौहार का नाम था वैशाखी पर्व था। वैशाखी पर्व था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 13 अप्रैल 1919 को जनसभा का आयोजन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? जनसभा के आयोजन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हंसराज। कौन कर रहे थे? हंसराज कर रहे थे जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 13 अप्रैल 1919 को हंसराज के अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें कुल कितने लोग शामिल हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकरीबन 20,000 लोग शामिल हुए थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सारे के सारे, और इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख जाइए। 13 अप्रैल 1919 को हंसराज की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर जालियांवाला बाग में। अमृतसर जालियांवाला बाग में चारों तरफ से ऊंची दीवारें से घिरा हुआ एक संकीर्ण द्वार वाला भाग था। चारों तरफ से ये घिरा हुआ, दीवारों से घिरा हुआ भाग था। सिर्फ एक ही रास्ता थे और इस रास्ते पर क्या करा? तोप खड़ा करके और उससे गोली बरसाए और इसमें सारे लोगों को भून डाला जी। कुछ ही लोग बच पाए थे और मैक्सिमम लोग जख्मी हो गए थे। उस समय माइकल ओ डायर पंजाब का क्या था जिसने गोली चलवाया था? नहीं, गोली नहीं चला, सॉरी, ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन? माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर जी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। जालियांवाला बाग में जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग में जो जनसभा चल रहा था, उन उपस्थित लोगों पर गोली चलवाने का आदेश
यही नामर्द इंसान ने दिया था जिसका नाम था जनरल ओडायर ने, जिसकी वजह से हजारों हजार लोग मारे गए और जख्मी हुए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल ओडायर किस पोस्ट पर था? तो यह वहां का क्या था? सेना का जनरल था, सेना का जनरल था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल कितने राउंड की गोलियां चली थी? ये सारे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए सब इंपॉर्टेंट समझिए, एक भी ऐसा नहीं है जिसको मिस किया जा सकता है। 1650 राउंड की गोलियां चली थी। कितने राउंड की? 1650 राउंड की गोलियां। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल कितने लोगों की मौत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 379 लोगों की मौत हो गई थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल ओडायर का क्या बयान आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। जब सारे लोगों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को यह जनरल ओडायर मरवाया और उसके बाद बयान देता है कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल ओडायर त्याग पत्र देकर कहां भाग गया? जाहिर सी बात है, वो इंग्लैंड से आया था और इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि उसको डर सताने लगा कि हो सकता है मेरी भी मर्डर कर दी जाएगी, मर्डर की जाएगी, इसीलिए वो भागा यहां से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश संसद में जनरल ओडायर को क्या किया गया? देखिए यहां से यह जाता है, यह शैतान, और उसको वहां सम्मानित किया जाता है, इस दरिंदों को। कहां पे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन चूंकि सबका आका का घर था, वहीं के रहने वाले थे सब ये लुटेरे, और वहां जाकर के इसको सम्मान मिलता है इतना लोगों को मरवाने के बाद। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल ओडायर को ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया? डैश डैश कहा गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था, इसको शेर कहा गया था। मिलाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल ओडायर को ब्रिटेन में कितना पाउंड का पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,000 पाउंड का क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे, किसे ब्रिटिश संसद में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया? तो इसी शैतान को, यानी जनरल ओडायर को क्या किया गया था? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ मिलता रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल